चलिए आज हम लोग नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारे कोई कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेगा बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। इसका बेस है, यही पूरा मेरा बेस चलेगा मॉडर्न फिजिक्स में। देखिए हम लोग एटम के विषय में पढ़ रहे थे और हमने एटम के विषय में जो नॉलेज ले रखा था हमारे पास आ गई थी क्या कि कोई भी एटम होगा, ठीक है, तो इन एटम में सर होता क्या है, एक न्यूक्लियस होगा और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जिन्हें हम लोग सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। आप देखिए क्यों, एक तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रिवॉल्व करता है ऑटोमेटिक सर्कुलर पाथ बना लिया और सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट नाम पड़ गई। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, P प्लस, और क्या होता है जी, पूरा ध्यान दो जी, इधर क्या होता है, न्यूट्रॉन, चार्ज कितना होता है, 0। अब जैसे इसके अगले ऑर्बिट में जाते हैं तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। फिर इसके अगले ऑर्बिट की बात करें तो ये सारे ऑर्बिट में, इन सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो हम इसे ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2 और ऑर्बिट नंबर 3 बोल देते हैं। कोई कोई व्यक्ति क्वांटम नंबर 1, क्वांटम नंबर 2, क्वांटम नंबर 3, या सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, या एनर्जी नंबर 1, एनर्जी नंबर 2, एनर्जी नंबर 3, मतलब एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3 बोल सकते हैं। या इसी सेल को के, ये सारे लिखने के तरीके हैं, के, एल, एम, अंदर के से बाहर की तरफ जाते हुए, ठीक है ना। लेकिन इम्पोर्टेंस अब हमारे पास आता है कि सर एनर्जी लेवल क्यों बोलते हैं। मैंने आपको समझाया था कि बोर्स ने पहले ही बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा एक ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते रहता है। और मैंने बताया था भी कि इसके 2 पार्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास 2 तरह के एक्सेलरेशन लगेंगे, अंदर की तरफ एक टेंजेंशियल। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की कंडीशन में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा फोर्स का वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है मेरा, 0, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू ही हो जाता है 0, ठीक है। तो फोर्स लगेगा मेरा सिर्फ अंदर के तरफ। अब यहाँ पे जो मेरी पॉजिटिव चार्जेज हैं, प्रोटॉन P प्लस, और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज में ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E माइनस होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ऑटोमेटिक हमारा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को बाउंड करके रखे रहता है। लेकिन सोचिए अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के बाद सेकेंड ऑर्बिट में जाते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का पकड़ होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वह कमजोर होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा, इसके विषय में देखते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू कितना होता है, K टाइम्स ऑफ फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज, Q1 इंटू Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो अगर सेकेंड वाले को लेते हैं तो रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, ऑर्बिट का इंक्रीज कर गया तो फोर्सेस क्या हो जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी। मतलब जो सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होगी उस पर लगने वाला फोर्स वीक होगा कंपेयर टू द फर्स्ट, है ना।
यहाँ पे फोर्स लग रहा है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे फोर्स लग रहा है वीक। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स है स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फोर्स लग रहा है स्ट्रॉन्ग। सोचो कि फर्स्ट जहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग है वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमें लेके जाना होगा तो मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो हमें फोर्स भी ज़्यादा स्ट्रांगली लगाना पड़ेगा इस ऑर्बिट से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जब फोर्स लगाओगे मतलब एक तरीक़ा से क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो एनर्जी की सप्लाई हमें ज़्यादा करनी होगी, है ना। तो जब एनर्जी हमने सप्लाई किया इस इलेक्ट्रॉन को, तब जाके ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जा पाएगा। ठीक है, तो इसे हमने एनर्जी दिया तब ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर पाया। तो वैसे ही अगर सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को थर्ड ऑर्बिट में जाना होगा तो फिर हमें एनर्जी क्या सप्लाई करना होगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, तो हमें एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ रही है। मतलब जो पहले इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में था इसके पास जितनी भी एनर्जी थी उससे अब एनर्जी सेकेंड वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि हमने इसको दिया होगा तब तो गया होगा, या अगर ये सेकेंड ऑर्बिट में है तो ऑटोमेटिक इतना एनर्जी किसी न किसी टाइम में मिला होगा, तब जाके ये जाके इस सेकेंड ऑर्बिट के लेवल पे जाके बना हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? और आगे गए तो इस सोचो ना, बात क्लियर है कि इसको और एनर्जी दिया होगा तब जाके ये अगले ऑर्बिट में गया होगा। तो हर अगले ऑर्बिट जो है, ये जैसे हम सेकंड का बात करें और थर्ड का बात करें तो थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी सेकंड वाले से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ मूवमेंट में मुझे एनर्जी सप्लाई करना पड़ा होगा। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू यहाँ। मीन्स जैसे जैसे हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाते जाएंगे, देख रहे हैं एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के पास बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो हम ये बात को बोल सकते हैं क्या कि इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट electrons contain more amount of energy। ठीक है ना? तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जैसे जैसे हम लोग इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ मूव करेंगे एनर्जी मेरा इलेक्ट्रॉन का बढ़ते जाएगा। पहली बात। अब बात हम लोग करते हैं, क्या सर ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, क्या सर जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है तो इसे निकाल पाने में ज़्यादा इजी होगा या इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाने में ज़्यादा इजी आएगा? तो आप क्या समझ रहे हो? ऑलरेडी इसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो आप थोड़ा भी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये एटम को छोड़ के बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो? एक्चुअली में जो किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेकिन हमारे मॉडर्न फिजिक्स में जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होंगे हम उन्हें बोलेंगे वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे कि वैलेंस बैंड में ये सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और फिर अगर हम यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करते हैं
लास्ट वाले ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी सप्लाई करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो जाएगा कहाँ पे? क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमने लास्ट ऑर्बिट में, क्या मैंने बोला, अगर हमने लास्ट ऑर्बिट में एनर्जी सप्लाई किया और इस एनर्जी को पाके इलेक्ट्रॉन अपने इस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है प्रोटॉन द्वारा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इससे अगर ये फ्री हो रहा है तो इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? तो ऐसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं जी? आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग यूज करते हैं ओनली फॉर किसके लिए जी? एटम। समझे? अगर एटम के लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप सप्लाई करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और जो आता है ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन, अब ये जो आयोनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बातें आती है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन सर फिजिक्स में हम इसे क्या बोलेंगे? जो अपने वैलेंस शेल या वैलेंस बैंड को छोड़ के बाहर चली जाती है, मेटल के अंदर ही रहता है और फ्रीली मूव करता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फिजिक्स में बोलेंगे कि ये कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके है। तो अब कोई भी मेटल है, हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि मुझे किसी भी एटम का एक मटेरियल मिला, वो कॉपर का हो, आयरन का है, सो ऑन, जो भी ले लो, तो इसका जो एटम है, ये जो एटम है जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और इस मेटल में ऐसे घूमते रहेंगे। तो ऐसे कितने एटम हैं? बहुत सारे एटम होंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने फ्री हो पाएंगे? तो देखो, एक्चुअली में जो हमारा मेटल होता है वह रूम टेम्परेचर पे ही इतना एबल होता है कि बहुत सारे एटम उसके ऑटोमेटिक इस आयन के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं ड्यू टू द टेकिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, ऑटोमेटिक ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये मूव करना स्टार्ट करते हैं मटेरियल के अंदर, मतलब जहाँ भी इन्हें स्पेस मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन जो ये मूव करता है किसी भी मेटल के अंदर फ्रीली, उसे हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन या जिगजैग मोशन। ठीक है ना, हम इसे पढ़ेंगे डिटेल से, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अभी आप सुनिए, बस सुनना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ गई? तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझ में आ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब आपको समझ में आ गया। अब मैं बोल रहा हूं कि सोचिए आप कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस मेटल को क्यों नहीं छोड़ पाया। तो एक्चुअली में देखो बच्चे, ओवरऑल जो ये मेरा मेटल है, इस इलेक्ट्रॉन के एटम के जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने लास्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाने के बावजूद भी इस मेटल के अंदर ही बाउंड रहता है और ओवरऑल जो ये मेरा मटेरियल है अभी भी न्यूट्रल बना हुआ है, क्योंकि ये एटम का आयन है और इलेक्ट्रॉन है, तो अभी भी निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को चार्ज वाइज कैंसिल कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री हो चुका है किससे? अपने एटम से, ये जैसे ही इस एटम को छोड़ने को चाहेगा, ये तभी छोड़ेगा जब हमें इसे एनर्जी देंगे, यहाँ से एनर्जी सप्लाई करेंगे, तभी तो छोड़ेगा।
तो जब इसे एनर्जी मिलेगा और छोड़ेगा तो एनर्जी हमें क्यों देना पड़ रहा है? एक्चुअली सोचो पहले इस बात को कि एनर्जी नहीं देंगे तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। होगा क्या, जैसे ही अगर यह इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के भागने लगेगा तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज जितने भी आयन होंगे वो अब एक्चुअली में ओवरऑल ये बॉडी न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। ये एक अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज इस एटम मतलब इस मटेरियल के ऊपर ओवरऑल डेवलप हो जाएंगे। तो फिर ये बाहर कैसे जा पाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगने लगेगा, ऑटोमेटिक लगेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक फोर्स काम करने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा फोर्स काम करने लगेगा जी? जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस आयन के द्वारा जो एटम का है लगाया जाएगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि भैया तुम इलेक्ट्रॉन बाहर ना जाओ। कौन सा फोर्स लगेगा जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना जाओ। लेकिन मेरी चाहत है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से फ्री करूं। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से इस इलेक्ट्रॉन को यह मेटल सरफेस ओवरऑल जो कि पॉजिटिव आयन के द्वारा इसे बाउंड करके रखा गया है, उससे फ्री करने के लिए हमें एक्सटर्नली क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जब इतना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास मिल जाए कि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पा दे, तो ऑटोमेटिक इस एटम को मतलब इस मटेरियल को छोड़ के ये बाहर आ जाएगा। समझ में आ रही है आपको? ऑटोमेटिक समझ में आ रही होंगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने सप्लाई किया, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं हम लोग किस किस माध्यम से? तो मेरा माध्यम होता है हीट के माध्यम से, हीट एनर्जी दे दूं, या मैं दे सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से। समझ में? हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से, या हम दे सकते हैं किसके? लाइट के माध्यम से। तो इस मॉडर्न फिजिक्स में हमें पढ़ना है कि जो एनर्जी किसी मटेरियल को या मेटल को जो सप्लाई करेंगे वह लाइट के माध्यम से सप्लाई करेंगे, फिर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। ठीक है? अगर लाइट एनर्जी को देते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर आती है, उसके विषय में सारी जो भी स्टडी करते हैं, ये सारी स्टडी आती है हमारी एक चैप्टर है, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है? और वहाँ पे हम लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो हम लोगों ने अभी जिन जिन पॉइंट के विषय में चर्चा की, उस पॉइंट को हमने आपको बाकायदा लिख के अवेलेबल करा दी, ताकि आप टाइम टू टाइम इसे रिवीजन भी कर सकते हैं। एक बार इन सारे पॉइंट को फिर से पढ़ देता हूं और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप देखोगे जो मैंने बताया है ऑलरेडी क्लियर कर रखी है। ठीक है? तो पहला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in different orbit or shell. Already know the electrons which are revolving at the outermost shell of an atom called valence electron. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन भी पता चल गया। इसका मतलब क्या? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस आर प्रेजेंट एट ग्रेटर डिस्टेंस। सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हमने बोला था क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस सेंटर पे है, तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे होगा। तो उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ गया। मतलब क्या हो गया? वेरी वीक हो गया।
ठीक है ना। और जो एनर्जी वाली कंसेप्ट है हमने डील कर दिया कि उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा आउटर मोस्ट शेल में। तो ज़्यादा एनर्जी है, अब उसे अगर हमें उस एटम को आयन में बदलना है और इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो क्या सप्लाई किया था एनर्जी, जिसे क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये कौन सा है, इसका डिफिनीशन क्या होगा जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ पे होंगे, आउटर ऑर्बिट में, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का भी मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, समझा रखें फिर भी देखिए एक बार, पूरे बाकायदा मैंने इसे कंसेप्ट वाइज लिखा है, एक स्टेप के बाद अगला स्टेप। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब द इलेक्ट्रॉन्स विच ब्रेक्स द बॉन्डिंग विद द पेरेंट एटम्स, आयोनाइजेशन एनर्जी देने के बाद बॉन्डिंग को ब्रेक किया, मूव्स फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बाकी जो भी एटम के बीच में लैटिस प्लेस, जहाँ पे एटम होते हैं उसको हम लोग लैटिस बोलते हैं, और लैटिस के अलावा जो भी स्पेस बचता है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहता है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वाई फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, क्वेश्चन मैंने बताया था, क्यों नहीं एस्केप कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है कौन सा, पॉजिटिव आयंस, जो कि एटम होता है ना, पॉजिटिव आयन एटम। तो उसे लिखा है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द मेटल आर पुल्ड बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, टुवर्ड्स द मेटल। जो भी मेटल सरफेस होगा वो मेटल सरफेस के अंदर बहुत सारे क्या हैं, पॉजिटिव आयंस डेवलप हो रखे हैं, मतलब पॉजिटिव एटॉमिक आयन डेवलप हो रखे हैं, वो उसे खींचता है अपनी तरफ और उसे बाउंड करके रखता है। लेकिन मुझे उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो क्या करूँगा, टू एस्केप एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें बाहर से एनर्जी एडिशनल देना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया था इन तीनों के विषय में। लेकिन अगर लाइट देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब मेरा पूरा मोटो गया लाइट के विषय में, हीट के विषय में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में करेंगे। अभी लाइट के विषय में पढ़ेंगे कि लाइट का नेचर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो पूरा का पूरा अब हमारी लाइट फोकस होगी अगले वीडियो में। चलिए।